Unbreakable. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं मुनीब रज़ाक हाजिर हूँ आज अनब्रेकेबल के नए एपिसोड के साथ। और आज मेरे साथ एक मर्तबा फिर अतौर रहमान साहब बैठे हैं, जो कि मैं समझता हूँ आज हम बैठे हैं सुबह सुबह भी क्या, इस वक्त 12 बज गए हैं। सो आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच है। सो हम थोड़ा सा एनालिसिस करना चाह रहे हैं इस मैच का, और अता साहब से उनका ओपिनियन लेना चाहेंगे। सर, मैं पूछना चाहूंगा, आप क्या समझते हैं कल का मैच का? मेरा जो एनालिसिस है, दैट्स 30-70, 30% पाकिस्तान के जीतने के चांस है, 70% इंडिया के चांस है। हाँ, एक और बात मैं कहना यहाँ चाहूंगा कि जो लक ऑलवेज ऑन द बैक ऑफ ब्रेव। सो कल गेम ऑफ माइंड, गेम ऑफ विट्स और करेज की गेम होगी। जो करेज और बहादुर होगा वो जीत जाएगा। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ सब सुनने वालों को सलाम, देखने वालों को सलाम। अ, देखिए, डॉक्टर साहब, ये कोई कुश्ती नहीं हो रही कि कोई जो जिसमें जोर ज्यादा होगा तो वो बहादुर होगा तो वो जीत जाएगा। यहाँ पे सॉरी, मैं आपकी बात क्रिकेट काट का रहा हूँ यहाँ पे जी। सर देखें, जो घबरा गया, जो नर्व्स नर्व्स जिसकी स्ट्रांग होगी, वो बेहतर खेलेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ये गेम माइंडसेट की गेम है। दिलेरी अपनी जगह पे है। दिलेरी के साथ वो कहते हैं जोश के साथ होश की भी जरूरत होती है। और इंडिया पाकिस्तान के साथ जोश और होश दोनों चाहिए होंगे। आप देखें कि हमारे यहाँ जोश से तो हम जाते हैं, जब गेम पे प्रेशर, जब हम पे प्रेशर आता है तो हमारे होश उड़ जाते हैं। आप देखें कि पीछे जितने भी मैचेस हुए हैं, पाकिस्तान अपर हैंड रहा है और रिजल्ट एंड ऑफ द डे इंडिया ले गया हमसे मैच। आपने इंडिया को 120 पे आउट किया, वो मैच हम हार गए। आपने इंडिया को इंडिया के खिलाफ 145 किया और उनको फंसा लिया, वो मैच हार गए हम अभी एशिया कप में। ठीक है, फाइनल। और फिर मेलबोर्न में आपने इंडिया को हराने की पोजीशन में थे, 3 ओवरों में 50 चाहिए, वो आपने करा लिया। ठीक है, लास्ट ओवर 19 चाहिए था, वो भी करा लिया। तो पाकिस्तान तो जीत रहा था, लेकिन पाकिस्तान अपने होश गवा बैठता है। जब एक दो चार शॉटें लगती हैं तो पूरा मैच वो हाथ से गवा बैठते हैं। तो ये मेरे ख्याल में जोश के साथ तो हम पहले 10 ओवर 15 ओवर खेल लेते हैं। हम 10 11 ओवरों में 100 भी कर लेते हैं। उसके बाद फिर एक आधी विकेट गिरती है तो फिर हमारे होश उड़ जाते हैं। तो इस दफा मैं चाहता हूं कि जोश तो जोश ही है, लेकिन होश भी साथ चलना चाहिए। फिर बात ये है, आप देखें, अब हम मैन टू मैन चले। साइम अयूब, आप देखिए, अच्छा भला खेलता होता है और वो एक बीच में गंदी हिट मार के आउट हो जाता है। हर दफा यही हो रहा है। सेट होता है और फिर उसको वो गंदी हिट मारता है और आउट हो जाता है। दूसरी, बाबर आजम। आई थिंक बाबर आजम को जो उसकी नेशनल गेम थी वो डिस्टर्ब कर दी गई है। एंड वो अब ही इज वो उस तरह खेल ही नहीं सक रहा, जो मतलब मेरा नहीं ख्याल कि उसकी, क्योंकि नेचुरल गेम को छेड़ दिया गया है। देखें, अगर इंडियन प्लेयर को देखें, अ, उसको अभी शर्मा को देख लें, ईशान किशन को देख लें, सूर्य कुमार यादव को देख लें। ठीक है, तो आप इनमें देखेंगे कि इनकी टेक्निक में बहुत फर्क है। वो स्किल वाइज भी इनसे बेहतर नजर वो तो आते है। हैं। ठीक है, और उनको अपने शॉट सिलेक्शन का पता है। वो अपने शॉट सिलेक्शन को जानते हैं कि किस गेंद बॉल को हमने हिट मारना है और किसको रोकना है। यहाँ इधर जो है, साइम अयूब का जो है, इसको ये नहीं पता
कि रोकना कब है। बस एक ही फ्लो आया है और उसी फ्लो में जा रहा है। आप देखें कि जब ये गेंद ज्यादा खेलता है तो इसको गेंद नजर ज्यादा आना शुरू हो जाता है। इसी वजह से ये कभी कभी स्कोर इतना कर जाता है। जितनी दफा ये विकेट पे ज्यादा खड़ा रहा है ये स्कोर करता रहता है। जब ये आई चलाई करता है तो अब ये जल्दी पुलन वापस रुक जाता है, क्योंकि इसका डिफेंस इतना मजबूत नहीं है। उनके बैट्समैनों में डिफेंस मजबूत है और वो बॉल को मेरिट पे खेलते हैं। ये बॉल को अपनी खूबसूरती शॉट बनाने के चक्कर में आउट हो जाता है कि मैं खूबसूरत लगूं, तो जिसकी वजह से इसका ये आउट होता है। अब मैं बाबर आजम पे आ जाता हूं कि बाबर आजम पाकिस्तान का वो बदकिस्मत प्लेयर बन गया है कि जो पहले वर्ल्ड क्लास था, अब वो टीम में इस तरह आ रहा है कि अब उसको टीम की सपोर्ट की जरूरत है, सिलेक्शन की सपोर्ट की जरूरत है, कप्तान की सपोर्ट की जरूरत है, हेड कोच के सपोर्ट की जरूरत है। हालांकि बाबर आजम की की सपोर्ट तो टीम को चाहिए थी, अब पूरी मैनेजमेंट पाकिस्तान टीम उसको सपोर्ट दे रही है। तो जनाब जब इतना आपका मेन प्लेयर सपोर्टिंग फिगर में आ जाए तो आई थिंक कि वो उसका डाउनफॉल होता है। आप देखें, एक गिर रहा हो ना तो उसको सहारा तो दे देना, वो ठीक होता, वो खड़ा हो जाता है। जब दोनों आपका ऊपर भी सहारा है और दूसरी तरफ भी सहारा है तो आई थिंक कि फिर दोनों तरफ जा पड़ता है बंदा, ना इधर का ना उधर का। भाई बनना तो सहारा इसने टीम का था, और सहारा जो बेसहारा खुद है वो टीम को सहारा क्या देगा। देखे सही। ना, एक बेसहारा है वो किसी को क्या सहारा देगा। और टीम पूरी और पाकिस्तान टीम तो खुद सहारा ढूंढ रही है। क्या ढूंढ रही है? पाकिस्तान टीम सहारा ढूंढ रही है कि ये हमें लो स्कोरिंग मैच जीतने में मदद देगा, और वो लो स्कोरिंग मैच भी उससे नहीं हो रहे, वो रन भी उस तरह नहीं हो रहे। तो जब आपने अपने मेन प्लेयर को, वर्ल्ड क्लास प्लेयर को इस कंडीशन में लेकर आ गए हैं, सबसे पहले आपने बताया कि जनाब इसको स्पिन खेलना नहीं आता, ये बिग बैश खेले जाके वहां परफॉर्मेंस दे तो हम इसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, जब वो बिग बैश में 11 मैचों में 202 रन बनाकर आया तो वहां पे स्मिथ ने सिंगल भी नहीं लिया। ठीक है, स्मिथ ने सिंगल भी नहीं लिया, इस वजह किस वजह से कि ये चौका चिक्का नहीं मार सकता, ये हाँ। बिग हिटिंग नहीं कर सकता। तो वो भी इंसल्ट हुई। साहब ने कहा जी जनाब पाकिस्तान के पाकिस्तान की इंसल्ट का होगी, बाबर आजम की इंसल्ट होगी। जनाब मैं बताता हूं कि वो बाबर आजम की इतने इंसल्ट कर दी है, हमारे किंग की कर दी। वो पाकिस्तान की इंसल्ट हुई है। क्या पाकिस्तान इस तरह के प्लेयर प्रोड्यूस करता है कि दुनिया उसको इस तरह करे कि उसके शॉट में सिंगल ना लिया जाए। तो सर ये पाकिस्तान की बेइज्जती बेइज्जती नहीं, ये बाबर आजम की बेइज्जती है कि हमने उसको ऐसा प्रोड्यूस बनाकर भेजा है उधर। तो इसकी, तो मेरे ख्याल में तो फिर वहां से जब आया है तो फिर आप टीम में कैसे आया? इस वजह से कि जब पूछा गया कि जनाब बाबर आजम किस परफॉर्मेंस से आया है, उन्होंने कहा मैनेजमेंट ने पहले बनाकर कहा कहकर भेजा कि ये उधर परफॉर्म करे। जब उन्होंने उधर परफॉर्म किया तो टीम में आया तो कप्तान ने कहा वो एक क्लब क्रिकेट थी, वो एक लीग क्रिकेट थी, उसकी परफॉर्मेंस को हम नहीं मानते। बाबर आजम ने 70-80 भी किया था। तो वो किसी ने उनसे अगला सवाल, क्योंकि मैं वहां पे बैठाए जाते हैं सवाल करने वाले भी, अगला सवाल नहीं कर रहा आपने वहां पे सवाल, किसी अगर कोई काफी अच्छा होता तो वहां पे सवाल करता कि सर इसने 70-80 कब कितने मैचों के बाद किया है? 50। ठीक है, वो नहीं किसी ने किया। तो जनाब बाबर आजम की 2025 से लेकर अभी तक 13 मैचों में 343 रन है और 117 का स्ट्राइक रेट है और 34 की एवरेज है। ठीक है, एवरेज को देखें
तो टॉप का प्लेयर लगता है, परफॉर्मेंस को देखें तो मीडियोकर प्लेयर लग रहा है। तो आई थिंक कि जब आपका किंग इस कंडीशन में आ जाए कि जनाब ये, इसको सहारे की जरूरत है। उधर श्रीलंका में भी वसीम अकरम, वकार यूनुस, वो भी कह रहे हैं कि इसको सहारे की जरूरत है, इसको सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, जिनका नाम आगा ने बाटा रखा उन्होंने अपने आप को, वसीम अकरम ने। और तो वहां से भी कि बाबर आजम को बाहर नहीं बैठाना चाहिए। अगर आपने बाहर बैठाना था तो उसको लेकर क्यों आए? अब इसको वर्ल्ड कप खिलाना चाहिए। क्या ये वर्ल्ड कप बाबर आजम को खिलाने के लिए अरेंज किया गया है? क्या पाकिस्तान टीम बाबर आजम का लास्ट वर्ल्ड खिलाने के लिए भेजा गया है बाबर या? तो देखिए ना, पूरा 2 साल से 3 साल से जिसकी परफॉर्मेंस ऊपर जाने के बजाय नीचे आई है, और विराट कोहली 100 पे 100 कर रहा है। ठीक है, और हम इसको अब इस सहारा देने के लिए बैठे हुए हैं। तो ये आई थिंक ये बाबर वर्ल्ड क्लास नहीं लग रहा। बाबर की जो परफॉर्मेंस है वो नीचे आई है। और आप ये जो कहते हैं कि बाबर, वो एक छक्का लगाया उन्होंने तो वसीम अकरम साहब ने कहा कि बाबर बैक इनटू द फॉर्म। हम्म। भाई बाबर, मैं कहना चाहता हूँ बाबर आउट ऑफ फॉर्म कब हुआ है? बाबर तो हर मैच में 30 25 30 40 तो करता ही करता, लंबा हम्म। स्कोर नहीं करता। क्योंकि आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन तो वो आते ही आउट हो जाता है। तो सर, आपके यहाँ पूरे का पूरा सोशल मीडिया, पूरे के पूरी टीम, पूरी की पूरी मैनेजमेंट, पूरी के पूरे आपका कमेंटेटर है, जो सारा आपके पैराफिलिया जो जितना भी है। कमेंटेटर पैनल भी बाबर को सपोर्ट करने पे लगा हुआ है। और मेरा तो इतना ही है कि जनाब, जब आपका सहारा दरमियान से टूट चुका हो तो फिर ना ऊपर का रहता है ना नीचे का रहता है। जी, सही। मेरा तो ये बाबर के बारे में ये है। क्योंकि बाबर इस तरह का प्लेयर था कि वो बहुत ज्यादा जा सकता था, लेकिन उसकी प्रैक्टिस ने, और जो ये किताबी कोच है, उन्होंने इसकी गेम को चेंज कर दिया। हाँ जी, जिसकी जब वजह गेम से, चेंज हुई है, जब ये गेम चेंज हुई है वहां बेड़ा गर्क हुआ है। आई एग्री। क्योंकि आई एग्री। क्योंकि डॉक्टर साहब, जब बाबर आजम ग्राउंड शॉट का प्लेयर था, उसको इन्होंने चौके छिके लगा दिए। हाँ, वो छिक्के से सिंगल डबल बढ़ाने तो की करता कोशिश की था। थी। जी जी। ठीक है, ऊपर से जब आप अपने मेन बैट्समैन जो 4 साल से, 8 साल से, 10 साल से जो बैटिंग कर रहा था, वो तो कर रहा था ऊपर वाले नंबरों में। अब आ गया बाबर आजम चौथे नंबर, नीचे वाले। तो होता यह है कि बंदा नीचे से तरक्की करके तो ऊपर जा सकता है, लेकिन ऊपर से नीचे तरक्की नहीं कर सकता। ये दुनिया का यूनिवर्सल ट्रुथ है कि नीचे से बंदा ऊपर जा सकता है, ऊपर से बंदा नीचे आके तरक्की नहीं कर सकता, वो गिर सकता है। फिर ऊपर, फिर उसकी वो किस्मत कोई हो, और रब की कोई कहानी ऐसी हो कि आपको दोबारा उस मकाम पर ले जाए, वरना ज्यादातर गिरते ही देखे हैं। अब हम आते हैं ये हमारे कप्तान साहब पे। ठीक है। मेरा तो ख्याल है कि इनकी जगह अपनी नहीं बनती थी टीम में। ये जब कप्तान बनाए गए तो उस वक्त साहब ने बोला कि ये T20 में नहीं, ये वनडे में एंड टेस्ट मैच में ये अच्छा कप्तान है, क्योंकि वहां पे इसने बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं। ठीक है, तो जब इनको बना दिया गया, फिर जिस नंबर पे खेलते रहे, थोड़ा बहुत परफॉर्म किया, कभी ना किया, फिर कभी बॉलिंग की कभी ना की। वनडे में, टेस्ट मैच में तो मेन बॉलर होते थे, आप बैटिंग करते थे। तो यहाँ पे उस तरह शुरू में नहीं चले। फिर एक क्या हुआ, फिर एक टाइम ऐसा आया कि पाकिस्तान में एक इनिंग से हीरो बना दिए जाते हैं। ठीक है, नंबर इसका नीचे था, इसने ऐसी इनिंग्स खेली श्रीलंका में कि नंबर 3 पे 12 गेंदों पर जब 45 बना दिया तो उन्होंने कहा लो जी, सानू मिल गई, साडा नंबर 3 वाला मिल गया हमें, बाबर को जो प्रेस करेगा। ठीक है, तो वो भी देख ले
कि हमारा अब 2-3 मैचों में फेल हुआ है। आप उस वक्त ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले हैं, वाह जी वाह क्या हिटिंग कर गया जी। तो वो 1-2 इनिंग्सों से आपने कह दिया कि नंबर 3 हमारा नंबर सेट हो गया। ये जो 1-1 2-2 मैचों से आप प्लेयर को बना देते हैं, यही पाकिस्तान के सिस्टम की खराबी है। क्योंकि आप, ये नंबर 3 नहीं था, ये मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन था हाँ, जो नंबर 3। अब ये फेल हुआ है 2 मैचेस वर्ल्ड कप में, तो अब नहीं, इसको नीचे आना चाहिए, इसको ऐसा होना चाहिए। ठीक है, जब ऑस्ट्रेलिया से जीता, नवाजी वाह, कप्तानी भी बिल्कुल ठीक, बैटिंग भी बिल्कुल ठीक। तो मेरे ख्याल में ये नीचे वाले नंबरों पे ही अच्छा लगता है, ताकि सही मिडिल है। ऑर्डर में एक जैसा बैट्समैन खेल सकता है। क्योंकि अब बाबर को नंबर 4 पे लेकर आए हैं, तो बाबर के लिए तो फील्ड खुल जाती है। ठीक है, इसने क्या किया, इसने पावर प्ले को लूटा है। हम्म, जब ये फील्डिंग खुल जाती है सलमान आगा के लिए, तो ये फिर उसी डगर में चलता है कि मैं लगाऊं, वहां पे आउट हो जाता है। और बाबर का भी मसला ये है कि बाबर मिडिल ऑर्डर में 8-10 ओवर जब रहते हैं, तो फिर बाबर चौका छिक्का तो नहीं मार सकता। बाबर तो सिंगल डबल या चौका ग्राउंड शॉट था। वहां तो हम्म, आपको चाहिए पिंच हिटर। पिंच हम्म, हिटिंग में ये सलमान आगा अच्छी अच्छी शॉटें खेली हुई हैं इसने, तो ये वहां पे था। तो आई थिंक कि ये, हाँ, कहना कि ये नंबर 3 का बैट्समैन है, मैं इस पे अग्री नहीं करूंगा। बिल्कुल ठीक है। ये यहाँ पे अब हम आ जाए फखर जमान। मेरा ख्याल है फखर जमान एक वाहिद बंदा है जिसको डिस्टर्ब किया गया है उसके नंबर्स की वजह से। कभी ऊपर भेज दिया, कभी नीचे भेज दिया, हालांकि वो प्लेयर अच्छा है। देखें, फकर ने सारी जिंदगी रन ऊपर की हैं। वही मैं बात कर रहा हूँ कि हमारी रोटेशन पॉलिसी ने प्लेयरों के कॉन्फिडेंस नहीं रहने दिया। जैसे आपको जो है पाकिस्तान टीम से कोई इसको कोई ऐसी रंजिश है कि इन प्लेयरों से ये रंजिश ऐसी है कि इनको खेलने नहीं देना। आप देखें कि ऊपर से नीचे जब आता है, तो फिर इस तरह के रिजल्ट देखते हैं कि हमारा अच्छा भला माना हुआ हिटर, वो आज 5वें नंबर 6ठे नंबर पे आके बैटिंग कर रहा है। तो वो फॉर्म में आएगा कि कैसे आएगा? वहां तो उसने बस पूरी जिंदगी ऊपर खेला है, अब आप उससे नीचे ला रहे हैं। तो आई थिंक यही, या रोटेशन पॉलिसी ने पाकिस्तान टीम का बेड़ा गर्क किया है। आप देखें, इंडियन खेलते हैं ना, तो इंडियन बैट्समैनों के नंबर सेट हैं, वो उन्होंने शफलिंग नहीं करते। वो चाहे 0 करे चाहे 100 करे, वो अपने ही नंबरों पर खेलते हैं, क्योंकि उन्हें अपने नंबर पर अबूर हासिल होता है। क्योंकि हम्म, उनको पता है कि मेरा ये नंबर है। यहाँ तो नंबर ही किसी का कोई नहीं है। कभी देखें, उसके मसाले भी दे देता हूँ, वो उस्मान खान कभी ऊपर आ जाता है, कभी नंबर 9 पे भी चला जाता है। तो इसी तरह फहीम अशरफ है, कभी उससे एक मैच से वो हीरो बन गया, बाद में फिर देख लें आप क्या करते हैं। तो ये जो शफलिंग है, इसने ही पाकिस्तान टीम का बेड़ा गर्क किया है। और वो कहते ने कि रोड़ा बाहरों नहीं वजा, रोड़ा अंदरों ही वजा। अंदरों हो और जाए। ये रोड़ा जरा मारिया बैटिंग दा, ये आकिब जवेद ने ही मारिया। ये जो नाम क्या, ये जो कहना कि जी जनाब माइक हैसन और ये इनका कोई नहीं है, ये तो माइक हैसन वगैरह तो यस सर है, जो टीम ये बना के देते हैं दुनिया को। जो दिखाना जी मैं टीम नहीं बना रहा, माइक हैसन बनाता हूँ, उसे स्टेज में नहीं दिला दी। जिन्होंने इनसे डिबेट करनी थी उनको उन्होंने निकाल दिया था। ये गैरी कस्टर के साथ करते ना ऐसे, वो कहेगा टीम मैंने बनानी है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑफ द डे मेरी है हेड कोच की। तो ये सर, सही जितना भी कप्तान भी है, वो भी कॉम्प्रोमाइजिंग है। तो जिसकी वजह से हमें, ये कप्तान को नहीं पता, ये बंदा कप्तान तो होता है लीडर, वो फ्रंट पे आके लीड करता है। तो वो तो उसको सही तो पता होता है मेरा बैट्समैन इस नंबर पे फील कंफर्टेबल करता है, ये सही यहाँ सही। पे परफॉर्म करता है। वो भी उनके लिए खड़ा नहीं होता। तो आई थिंक कि जो हमारे बैटिंग की जो नंबर है, वो किसी के लिए
सेट नहीं है। आप देखें ना, जब आपका चीफ सिलेक्टर, डायरेक्टर क्रिकेट, वो ये कह दे कि बैटिंग ऑर्डर डज नॉट मैटर, ठीक है। इंडिया का बैटिंग ऑर्डर क्या है, श्रीलंका का बैटिंग ऑर्डर क्या है, हमें सर उनसे कोई नहीं। सर यहाँ पे हम आते हैं अब उस्मान तारिक पे। सर मुझे बताएं, कल उस्मान तारिक का बॉलिंग चेक होगा? उस्मान तारक पहले भी खेला हुआ है आईसीसी, तो 2 दफा क्लियर भी हुआ है, मैचेस भी वनडे खेला हुआ है। ये इंडिया वालों ने ऐसा हलवा बना दिया हुआ है कि बस यही है। वो इनके साथ मुझे लगता है होना ऐसे ही है, जैसे दूल्हे को स- पूरी बारात और पूरा गांव देखने को, लोग पूरा शहर देखने के लिए दूल्हे पे नजरें होती हैं, और दुल्हन कोई और ले जाता है, ठीक है। ठीक है। तो आई थिंक कि इनकी जो नजरें हैं वो सिर्फ उस पे लगी हुई है, दूल्हे पे। इन्होंने उस्मान तारू को दूल्हा बनाया हुआ है। भाई स्पिनर और भी आए हैं, ठीक है जी। थोड़ा सा ये है कि वो गेंद लेट करता है, रुक के गेंद करता है, तो वो रुकने वाला जो, तो यही उनके लिए एक मुसीबत बन गई है जनाब। हमारे बैट्समैन उस फ्लो में आते हैं कि गेंद स्पिनर रिलीज करो और मारे, तो उसको ठहर के मारना पड़ता है। उसके लिए आपको स्पेशल टेक्निक इख्तियार करनी पड़ेगी। और आज जो उन्होंने प्रैक्टिस कर रहे थे कोई वो इंडियन, उनको उस शक्ल में बना के अपने बॉलरों को बता प्रैक्टिस करा रहे थे उस्मान तारक की शक्ल में, एक्शन में, कि जनाब इस तरह वो गेंद करेगा। और भाई जब आप के बैट्समैन ही पहले घबराए हुए हैं कि सिर्फ हमारे हमें जो उस्मान तारक को कैसे खेलना है, आपने तो अपने हर बैट्समैन के जहन में डाल दिया, माइंड में। तो वो सारी रात उसको सोचते रहेंगे कि जनाब उस्मान तारक को ऐसे खेलना है, ऐसे खेलना है। सुबह ही पता चला उसने तो चाहे कुछ नहीं किया, लेकिन दूसरे काम करके दिखा गए, ठीक है। तो ये बना पड़ा है, और इनके साथ होना भी ऐसे ही है। तो अब हम आ जाते हैं शाहिन शाह अफरीदी पे। शाहिन शाह बहुत देर से इंजर है। मैंने आज आपका ही एक प्रोग्राम देख रहा था, उसमें वो बायोमैकेनिक्स के डॉक्टर बता रहे थे कि वो पहले गेंद जो रिलीज करता है, आगे से रिलीज करता था आंखों से, अब यहाँ से रिलीज करता है। वो उसकी वजह, जो असल वजह है, वो ये है सर, आप एज ए बॉलर समझते हैं कि एक तो उसका घुटना बेंड हो रहा है, और एक उसका पाँव बाहर जा रहा है। जब घुटना बेंड होगा, पाँव बाहर जाएगा, तो फिर तो डेफिनेटली वो एक्शन ऊपर बाजू से ही नहीं, रिलीज पॉइंट बदल जाएगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, देखिए जब आप एक्शन लेते हैं ना, तो आपकी तो अलाइनमेंट पूरी चलती है, पूरा बैलेंस आपका हो, पीछे बैक फुट लैंडिंग एंड फ्रंट फुट लैंडिंग एक ही सिमत में हो। जब हम्म। आपका या फ्रंट आर्म गिर जाए तो आपकी फिर भी डायरेक्शन गिर जाती है। आपका हम्म। बाजू ना आए, नी बैंड हो जाए, तो आपकी पेस कम हो जाती है, ठीक है। हम्म। बायोमैकेनिक में इतनी जानता नहीं, लेकिन जितना उन्होंने पढ़ाया था उतना मैं बता देता हूँ। हाँ, एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन, कि आपकी फोर्स आगे ट्रांसफर कैसे होनी है, कि आपकी फोर्स आगे ट्रांसफर तब भी होगी जब आपकी स्ट्रेट होगा। आप जहां पे लैंड करेंगे तो हाँ। आपके बिल्कुल स्ट्रेट और थम होगा, तो वो उतना ट्रांसफर नहीं होगी। अगर स्ट्रेट है तो आपका जो पावर है वो आगे पूरी ऐसे जनरेट करेगी, ठीक है, होल्ड हम्म। करेगी। इसमें बायोमैकेनिक में, और जो ये हाथ का कह रहे हैं, तो वो हाथ इसलिए पीछे से यहां से वो छोड़ रहा है। हाथ जब आगे जाएगा, टांग पे पूरा वेट जाएगा, हाँ, तो तो फिर आगे ऑटोमेटिक ये आपका, आप यहां से गेंद छोड़ेंगे। हाँ। तो ये बायोमैकेनिक में इतना नहीं, लेकिन जो रिलीजिंग पॉइंट है वो मैं बता सकता हूँ। वो मैंने आपको बताया कि जब आपका ये पूरा फ्लो 90 डिग्री, जिसको हम क्लॉक कहते हैं, कि आपकी घड़ी की तरह हाँ। 12:30 बजे हो, ठीक है जी।
तो सीधा होगा तो आपकी पेस भी आएगी, आपकी जो जहां पे गेंद फेंकना चाहेंगे वहां पे भी गेंद गिरेगा। बिल्कुल तो ठीक है। सर अब हम समराइज करते हैं। आप मुझे बताएं कि आपके ख्याल में, एक तो इंडिया की जो ओपनिंग है वो बहुत अच्छी है, एक पहली बात। बुमराह इज वेरी गुड, बट वो भी इंजर्ड है। वो उस तरह बॉलिंग नहीं कर रहा जो उनके दूसरा, पाकिस्तान का आपका क्या ख्याल है कि एज पॉइंट पाकिस्तान को क्या है? देखें, पाकिस्तान को एज ए पॉइंट यही है कि पाकिस्तान अ, जो मैच खेलता रहा इंडिया के खिलाफ, तो इनका जो एज पॉइंट है वो तो इनकी फास्ट बॉलिंग थी। आप देखें कि हमारे जितने भी फास्ट बॉलर थे वो ऊपर से आउट करते थे। और अब हमारा जो जो हमने अब अपनी खुद ही स्ट्रेंथ बनाई हुई है स्पिन बॉलिंग को। एज आपका एज कहाँ से मिलना था? एज तो आपका बैटिंग है, साथ जो आपको रन करके दे और बॉलर आपको जो है आउट करके वो दें। उसको डिफेंड करे। हाँ जी, डिफेंड करे टोटल को। आप अपना जो हमारे हमें एज पॉइंट अब एक ही मिलता है कि हमारी जिस कंडीशन में हमने टीम बनाकर भेजी है उस वो हमारा हम एज ले रहे हैं अपनी स्पिन बॉलिंग से। ठीक है, कि हमारी स्पिन बॉलिंग चलेगी तो हम ये हमारे लिए एज है। लेकिन नहीं, आपकी फास्ट बॉलर की श्रीलंका में आपको फास्ट बॉलर ही एज पॉइंट होंगे। आई थिंक कि ये अगर टीम को देखें तो एज लगता नहीं है। अगर हमारे तो ठीक है जी, हमारा तो सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि भाई कोई एज लवा दो, वो भी नहीं लवाते। ठीक है जी। तो एज पॉइंट हमारा तो कोई नहीं, हमारा एज पॉइंट ये होगा कि जनाब अब वो डे पे डिपेंड करता है कि जनाब साडा दिन चंगा हुए दिन तो लग जाए, यही साडा है। कोई एक दी वारी लग जाए, एक दे गेंद अच्छे पै जान। हाँ जी, तो दिन चंगा हो जाए तो सारा दिन लग जाए। एज उन्हीं टीमों को मिलता होता है सर जिन्होंने पहले से तैयारी, जिनका कॉम्बिनेशन एक हो, जिनका बॉलिंग में देखे उनको कोई कमी नजर ना आए। स्पिन अटैक को देख लें, फास्ट बॉलिंग को देख लें, ऑलराउंडर को देख लें, मिडिल ऑर्डर को देख लें, ओपनर को देख लें। तो आ, वो तो उनका एज पॉइंट है, होता है। अब हमारा एज पॉइंट देख लें, जो आप पॉइंट तो आपने पूछ लिया एज पॉइंट क्या है। हमें तो अपने नंबरों का भी नहीं पता। क्या आज हम ढूंढ रहे हैं हम किस स्पिनर को खिलाएं कि फास्ट बॉलर को खिलाएं? जी, कीपर कौन सा खेलना चाहिए? नाफे को खिलाएं को समान को खिलाएं? सर जी, कीपर फखर तो जमान को खिलाएं? ये सर कीपर तो है ही नहीं है। ऐसे रोला ही इतना बड़ा रोला है सर, इतना बड़ा ब्लंडर करके हम वर्ल्ड कप खेलने चले गए। सर ये किसका फेलियर है? किनका फेलियर है कि 2 साल से आपने दो 2 साल पहले वर्ल्ड कप खेला 2024 में, तो आज 2026 है। इट्स मीन के आपने 2 साल में कीपर ही कोई नहीं आपको तैयार मिला। तो फेलियर किनका है? उनका है जिन्हों जो क्रिकेट को, डोमेस्टिक क्रिकेट को आगे चला रहा है। ठीक है, जो प्लेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं उनका कसूर है ना। क्या पाकिस्तान टीम का कसूर है? ये उन्हीं का कसूर है कि आज भी हम किसको लाए हैं जिसने एक मैच खेला हुआ है, जिसने सिर्फ एक मैच खेला हुआ, उसको हम वर्ल्ड कप खिला रहे हैं। 19 साल का लड़का है, अंडर सर आपको 19 पता चला रहे है, हैं। आप इतनी मेरे से मतलब इतने क्रिकेट खेले हुए हैं, एक मैच छूट जाता है एक कैच से। बिल्कुल डॉक्टर, कैचेज विन द मैचेस। जो इसीलिए कहते हैं डॉक्टर साहब कि स्पेशलिस्ट स्पेशलिस्ट ही होते हैं। हाँ। ठीक है, डॉक्टर डॉक्टर ही होते हैं, लेकिन प्रोफेसर प्रोफेसर ही होता है, सर्जन सर्जन ही होता है। ठीक ऐसे है, तो देख लेना। अच्छा, दूसरा सर मुझे ये बात बताएं कि अब लास्ट बट नॉट लीस्ट वो ये है कि मिस्टर नकवी साहब को ये फैसला वापस लेना चाहिए था। एक दफा सर जब खड़े हो गए, एक स्टांस ले लिया कि नहीं खेलना हमने इंडिया के खिलाफ। देखें, ये स्टांस तो ले लिया आपने, वो किस वजह से लिया था कि जनाब
क्रिकेट के साथ ज्यादती हो रही है। ना आपके साथ हाथ मिलाया जा रहा है, ठीक है, ना आपसे ट्रॉफी ली जा रही है। तो वो तो इस इंतजार में थे कि जब बड़ा आएगा तो हम खेलने से इनकार कर देंगे। तो वो साथ बांग्लादेश भी आ गए। तो वो एक पूरा साथ स्पोर्टिंग होगी, और इधर से पाकिस्तान ने उनका स्टांस लिया, और उधर से उन्होंने ये स्टांस ले लिया। प्लस फिर गोरों ने भी अपना स्टांस ले लिया कि क्रिकेट को क्रिकेट रहने दिया है, सियासत ना की जाए। ये हम्म। शेख हैंड नहीं करना, ट्रॉफी नहीं लेना। तो वो नासिर हुसैन और मार्क बुचर ने और ऑस्ट्रेलियन प्लेयरों ने, ये न्यूजीलैंडर ने, सब ने बोलना शुरू कर दिया कि ये क्रिकेट जो हो रही है ये सियासत हो रही है, क्रिकेट नहीं हो रही। तो वो जो प्रेशर बिल्ड हुआ, फिर सब मुल्क वो आईसीसी पे पड़ा। फिर आईसीसी आपके कदम चूमने आई, इंडिया को लाले देने के, वो क्या कहते हैं, देने के लेने के लेने देने के पड़ देने गए। पड़ गए। ठीक है, पहले वो कहते खेलो, नहीं खेलो तो ना सही। लेकिन जब उनको अरबों करोड़ों की ब्रॉडकास्टर को पड़ी, और उनको पता कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप ये पाकिस्तान का बगैर कराते तो इनको वो रेवेन्यू नहीं मिलता। ठीक है, जितनी इन्होंने एसोसिएट कंट्रीज को फंडिंग करनी है वो नहीं इनके पास होनी थी। ठीक है, वो तो इनको मिलनी थी पाकिस्तान के मैच से। इसीलिए तो कभी देखा है ऐसा हुआ कि आईसीसी आपके घर चल के आई हो। हम्म। आईसीसी तो बुलाती थी अपने ऑफिस दुबई में। हम्म। तो ये ट्रिक हमारा काम कर गया, हमारी गवर्नमेंट ने अच्छा स्टांस लिया, ताकि इनको पता चले कि भाई पाकिस्तान की अहमियत क्या है क्रिकेट में। जैसे हांडी में नमक निकल जाए तो हांडी बेमजा रहती है, इसी तरह दुनिया क्रिकेट में पाकिस्तान निकल जाए तो दुनिया की क्रिकेट बेमजा रहती है। जी डॉक्टर साहब, तो ले आई सर, थिंक ये अच्छा स्टांस था। जी लेकिन दुआ करते हैं कि अल्लाह पाकिस्तान को फतह दे, हमारी दुआ है। लगता कम ही है। बिल्कुल। इट्स इंडिया इज अ स्ट्रॉन्गर टीम ऑन पेपर्स, बट अल्लाह बेहतर करे, हम दुआ करते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह हमारे अ, फौज ने जो जंग हुई थी वो, उसमें हम सुरखरू हुए, और जिस तरह ये हमने सांस लिया इसमें सुरखरू हुए। तो आई होप कि इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल इंडिया के खिलाफ मैच खेले तो उसमें सुरखरू हो। तो यही मेरी आमीन। आमीन। पाकिस्तान के लिए भी यही दुआ है। और एक दुआ मेरी ये है कि इमरान खान साहब को अल्लाह ताला सेहत दे, और आमीन। हमारे हमारे कौमी हीरो भी हैं। फौज भी हमारी हीरो है, लेकिन इमरान खान भी हमारा हीरो है, और इसकी कदर करनी चाहिए। जिस तरह का लीडर है, इसकी बहुत बड़ा, कदर करनी चाहिए। बहुत बड़ा हीरो है, बहुत बड़ा हीरा है। दोनों चीजें हीरा हैं। भी है, क्योंकि डॉक्टर साहब मुझसे ज्यादा उनके करीब बहुत काम कोई हुआ है। मैं समझूंगा कि बेटे तो तैब भी, छोटा भाई भी, जितना मुझे उन्होंने मेरे साथ मैंने उनके से सीखा है, उन्होंने मुझे सिखाया है। ठीक है, हम्म। तो मेरे तो वो उस्ताद भी हैं, सब कुछ है। जो अतावर महाराज बैठा हुआ है आपको इंटरव्यू देने के लिए, ये सिर्फ इमरान खान की वजह से है। कहाँ कहाँ वो मेरे साथ खड़े नहीं हुए। तो मैं तो उनको आज भी सलूट करता हूँ। क्या और बात है। मैं ये गवाही और मैं गवाही देता हूँ, दुनिया के सामने गवाही दे कि ये चोर नहीं है, ये पैसा नहीं किसी का खा सकता। क्या बात है। आज भी और क्यामत के दिन भी मैं गवाही दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ, और इसको पैसे के लालच से नहीं है, और दुनिया भी जानती है। ठीक है, ऐसे ही है। और ये जो इस पे केसेस हुए हैं, बनाए गए, ये कोई केसेस नहीं है। ना उसकी जेब अकाउंट में पैसा, ना उनके पास पैसा, भी गवर्नमेंट का पड़ा भी उनके पास। ठीक है जी। तो मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, जो पाकिस्तान को चला रहे हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि ये हमारा हीरो है, इसको हीरो रहने दें। हमारा एसेट क्योंकि है। सियासत ऐसा है और इससे इसको जो सहूलत इसकी बनाई की, जो मैं खबरें सुन रहा हूँ कि अल्लाह ताला करे कि वो उस तरह डैमेज ना हो। तो इनको अगर इलाज के लिए बाहर भी भेजना पड़े तो उन्हें जरूर भेजें, और इनको ये मुकदमा खत्म करने चाहिए। बिल्कुल। सियासत
सियासत दो तरह की होती है। एक सियासत होती है अवाम की, मखलूक की खिदमत करना। एक सियासत होती है गंदी सियासत, जिससे किसी जिससे किसी को जलील करना। ठीक है, वो उस सियासत को इख्तियार ना करें। बिल्कुल ठीक है, ठीक है वो सियासत करें जो सियासत का हक है। सर। तो बड़ी मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया, और हम ये पॉडकास्ट कल इंशाल्लाह लगा देंगे मैच से पहले। आपका बहुत शुक्रिया, यू आर ऑलवेज वेरी काइंड, कि मैं आपको जब एक आवाज देता हूँ तो यू आर ऑलवेज देयर। अपना भी अपना प्लीज ख्याल रखिएगा। मैं अब पॉडकास्ट का इख्तिताम करता हूँ। दिस इज डॉक्टर मुनीब साइनिंग आउट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। Unbreakable.